स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज सबसे पहले तो शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद से फार्मासिस्ट और उपचारिका का कोर्स कर रहे हैं। उनकी आगामी परीक्षाएं आज से स्टार्ट हैं और आज 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका पहला पेपर होगा। जैसा कि मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि एग्ज़ाम डेट बहुत बार चेंज हो चुके हैं, जिसमें जो 31 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम था उसको 5 नवंबर कर दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट वाइज जैसा टाइम टेबल आपको पहले मिला था 31 अक्टूबर का, वैसे ही सारे सब्जेक्ट हैं, बस 31 अक्टूबर का जो पेपर है वो 5 नवंबर को चला गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी कि जो भी स्टूडेंट जो पूरक परीक्षा देने वाले हैं तो पूरक परीक्षा जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगी, मतलब कि 10 से 1 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में ही पेपर होगा। तो आज आपका पेपर जो है 2 बजे से 5 बजे में जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनका, जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जो स्टूडेंट हैं और जो आयुर्वेद उपचारिका के जो स्टूडेंट हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूरक परीक्षा वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले में जो भी पूरक परीक्षा वाले जो स्टूडेंट हैं सेम सब्जेक्ट है आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट पे होगा। तो आज मैं इस वीडियो में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आज के पेपर के उस पर मैं बात करूंगा और सभी सब्जेक्ट को बारी बारी समझाने का प्रयास करूंगा। इस तरह से क्वेश्चन और सिलेबस में आज आपको समझाऊंगा कि क्लियरली पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो, चाहे आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, या आयुर्वेद उपचारिका मतलब कि आयुर्वेद जीएनएम के स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो की आपको समझ में आ जाए। और अगर पेपर में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही या पेपर में कैसे लिखना है नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है कल, मतलब कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका पेपर है आज, जो पेपर है आपका 1 नवंबर को 2 बजे से 5 बजे जो पेपर होगा वो है आपका 1 नवंबर 2 बजे से 5 बजे जो पेपर होगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है वो है आपका शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। शरीर रचना क्रिया विज्ञान। तो सबसे पहले शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले से ही आपको पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और किन चीजों के ऊपर डिस्कशन होना है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं और किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको देना है। तो बिना कंफ्यूज हुए आप समझ लीजिए बढ़िया से कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ करके जाना है और एग्जाम में उसको किस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आ सकता है शरीर क्या है या शरीर रचना क्या है, शरीर क्या है। फिर उसी तरह से शरीर की व्युत्पत्ति, शरीर की व्युत्पत्ति के बारे में पूछ सकता है। उसी तरह से पूछ सकता है मन, तो मन क्या है, मन के प्रकार पूछ सकता है, मन के प्रकार पूछ सकता है। अस्थि पूछ सकता है, अस्थि मतलब हड्डियां कितनी होती हैं, कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी हैं, कौन सी हड्डी कहाँ है। फिर उसी तरह से जो फेशियल बोन है, मतलब कि जो चेहरे की जो अस्थियां हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां कितनी होती हैं। अस्थि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि क्या है, इसका प्रकार क्या है, संधि का प्रकार। तो अस्थि क्या है, संधि क्या है, संधि का प्रकार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं। फिर ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार पूछ सकता है। कोशिकांगों के बारे में पूछ सकता है। तो ये तो
इस तरह से, मतलब कि सिंपली इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि मतलब शरीर क्या है, शरीर की उत्पत्ति क्या है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, आत्मा क्या है, या शरीर जो है किस तरह से मिल करके बना हुआ है, शरीर में पंच महाभूतों का भौतिक स्वरूप समझाने के लिए पूछ सकता है, मन क्या है, मन के कार्य क्या है, मन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है, अस्थि और अस्थि संरचना के बारे में पूछ सकता है, अस्थियां किससे बनी होती हैं, अस्थियों के प्रकार के बारे में पूछ सकता है, संधि क्या होती है, संधियों के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा जा सकता है। उसी तरह से कोशिका क्या है, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकाओं के जो कार्य है वो पूछे जा सकते हैं, कोशिकांगों के कार्य पूछे जा सकते हैं, ऊतक क्या है और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के इन पॉइंट पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसी तरह से अगर उसी तरह से दूसरे मतलब ये तो शरीर रचना के, और शरीर रचना में कुछ और टॉपिक है जिस पे बात करेंगे, तो उसी तरह से पूछ सकता है गर्भ क्या है, गर्भ क्या है, ठीक, गर्भ का पोषण कैसे होता है, गर्भ का पोषण कैसे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। गर्भ क्या है, गर्भ का पोषण कैसे होता है। फिर पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ चातुष्य पूछ सकता है, पुरुषार्थ चातुष्य पुरुषार्थ चातुष्य पूछ सकता है। धारणी अधारणी वेग पूछ सकता है, धारणी अधारणी वेग, धारणी और अधारणी वेग पूछ सकता है। एकदम ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट मैंने लिखे हुए, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, इसके बाहर से कोई चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे। उसी तरह से और मैं बता दूं आपको, तो ये तो आपका शरीर रचना से है, और शरीर रचना इस तरह से है शरीर रचना का। और क्रिया विज्ञान क्या है, जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में सम्मिलित होने वाले आंतरिक अंग या अंगों के भाग जो गए, इन कितने स्टेप में डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र, पाचन जो प्रक्रिया है कितने स्टेप में होती है। उसी तरह से पूछ सकता है हृदय का कार्य या हृदय संरचना, हृदय का कार्य पूछ सकता है। रक्त परिवहन संचरण तंत्र, रक्त परिवहन संचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत या प्लीहा का कार्य, इनका संरचना पूछ सकता है। तो जैसा कि मैंने टॉपिक दर्शाया है, जैसे भी जो भी चीजें हैं पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आज वो है 2 से 5 बजे जो पेपर होगा वो है शरीर रचना क्रिया विज्ञान का। और जो पूरक परीक्षा वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी यही पेपर है, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है पूरक परीक्षा वालों की जो टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 10 बजे से 1 बजे की टाइमिंग है पूरक वालों की, और क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनने हैं। अब इस पे बात करते हैं कि आंसर किस तरह से लिखना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही समझे आप उससे रिलेट करने वाले आंसर आपको देने हैं। थोड़ा सा भी बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मात्रा का विशेष ध्यान देंगे। सभी को पता है कि हिंदी में लिखा जाता है तो मात्रा का विशेष ध्यान देना है। राइटिंग बढ़िया है तो नंबर बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और पॉइंट वाइज आपको लिखना है, कॉपी भर देनी है। कॉपी भर देंगे तो फेल नहीं होंगे, लेकिन कॉपी भरने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। तो फिर से एक बार मैं समझा दूं कि क्वेश्चन जो है इसी से बनेंगे। शरीर क्या है, तो शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ एक संरचना है, एक प्रारूप है। और शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं ऊतक होती हैं। शरीर
जो है निर्माण जो अस्थियों के अंतर्गत होता है, बहुत सारी अस्थियां शरीर में होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। इस तरह से आप चाहें तो अपने आंसर को अपने शब्दों में अगर लिखेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। शरीर की व्युत्पत्ति भी अगर पूछेगा तो शरीर को परिभाषित कर देंगे, शरीर क्या है, शरीर किस तरह से निर्माण हुआ है, पंच महाभूत क्या है, पंच महाभूतों का भौतिक स्वरूप क्या है, कैसे शरीर निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दर्शानी है। उसी तरह से पूछेगा मन क्या है, तो मन क्या है, मन के प्रकार क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि मस्तिष्क की जो भावनाएं हैं उसको हम कह सकते हैं मस्तिष्क का एक सोच है, एक हिस्सा है जिसे हम मन कहते हैं। मन के जो है प्रकार है, मन के अवस्थाएं या मन के प्रकार आप बता सकते हैं। तो मन तीन प्रकार के, मन की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन जो है, तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन आप बता सकते हैं। फिर अस्थि क्या है, अस्थि कैसे बनती है, अस्थियों की संरचना कैसे होती है, संधि क्या है, तो संधि मतलब हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोशिका क्या है, तो आपको कोशिका बताने की जरूरत नहीं कि जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका होती है। कोशिकाओं के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको कोशिका का अंग बोला जाता है। तो कोशिका के अंग में बहुत सारे कोशिकांग है, जिसमें केंद्रक हो गया, केंद्रक कला हो गया, नाभिक हो गया। फिर उसी तरह से साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इस तरह से बहुत सारे कोशिकांग हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप हेडिंग दे करके आप लिख सकते हो। फिर ऊतक पूछ रहा है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के ऊतक हैं। उनमें जो पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा, और जो भी प्रकार है उनमें एक जो पॉइंट दिया होगा उसको बस लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से इधर समझ लेते हैं गर्भ क्या है। तो गर्भ क्या अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला के जो युग्म होते हैं अगर एक साथ मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है महिला के गर्भाशय में, तो उसे ही हम गर्भ कहते हैं। और वही जो गर्भ है धीरे धीरे विकसित होता है और एक बच्चे का रूप ले लेता है। गर्भ का पोषण कैसे होता है इस पे बात करेंगे, तो गर्भ का पोषण किस हिसाब से होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। बच्चा जो पेट में रहता है उसका पोषण किस हिसाब से हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं। गर्भ का पोषण बोलेंगे तो जब तक बच्चा जाइगोट अवस्था में रहता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद, तब तक उसका पोषण उसी के अंदर हो रहा होता है। पुरुषार्थ के बारे में बोलेगा, चातुर्य कितने स्टेप में, धारणी और धारणी वेग है। तो धारणी मतलब जो शरीर में रोक करके रखने वाली जो क्रियाएं उनको धारणी बोला जाएगा। अधारणी जो शरीर में रोक करके नहीं रखने वाली है उसे अधारणी वेग बोला जाएगा। इसी तरह से पाचन तंत्र की पूरी संरचना अगर फिगर पूछेगा तो फिगर बना करके लिखना है आपको। पाचन तंत्र में सम्मिलित होने वाले जो भी अंग है, पाचन तंत्र में जो जो पार्ट है वो आप बता सकते हो। जैसे ओसोफेगस है जिसको हम आहार नाल भी कह सकते हैं। फिर हमारा एब्डोमेन है जिसको हम सिंपली आमाशय कह सकते हैं। फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कितने स्टेप में फिर पाचन होता है, ये आपको बताना है। हृदय की संरचना, हृदय का स्ट्रक्चर क्या है, हृदय के कार्य क्या होते हैं। फिर उसी तरह से रक्त परिवहन संचरण तंत्र पूछ रहा है, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन किस हिसाब से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, कितनी रक्त वाहिनियां होती हैं, कि क्या क्या कार्य होते हैं, इस तरह से आपको समझाना। उत्सर्जन तंत्र में आपको फिगर भी पूछ सकते हैं, आप फिगर बनाएंगे उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य होता है, कैसे कार्य करता है, तो उसमें यकृत वगैरह आपको बनाना है। उसके हिसाब से ही आप बाद में लिखेंगे, उसके नीचे बढ़िया से हेडिंग वाइज लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। फिर उसी तरह से यकृत है, प्लीहा है, उसके कार्य और संरचना के बारे में पूछे। तो इस तरह से मैंने एक आपको बेस बता दिया जिसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का ऐसे ही रूप मिल जाएगा। आप उसमें आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से एग्जाम में एक बेस तैयार हो रहा है जिसके ऊपर आप पूरी तरह से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो होगी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीएनएम के जो स्टूडेंट है, जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी सेम इसी तरह से पेपर है, लेकिन उनका बस पेपर है शारीर का, और ये रचना और क्रिया विज्ञान का नहीं होगा। तो शारीर में जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, तो पहले ही हम बता दिए, अगर आपको क्रिया विज्ञान में जाएंगे तो ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, बस आपको शरीर ही पढ़ना है। तो शरीर क्या है, शरीर की व्युत्पत्ति क्या है, मन के प्रकार क्या है, अस्थि संधि प्रकार, कोशिका, कोशिकांग, ऊतक, ऊतक के प्रकार, गर्भ क्या है, गर्भ का पोषण कैसे होता है, पुरुषार्थ चातुर्य क्या है, धारणी और धारणी वेग क्या है। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे और
व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, सभी रचना पार्ट 1, सभी रचना पार्ट 2। तो आप अगर पूरी बुक पढ़ करके जाते हो या टॉपिक वाइज जो मैंने बताया इन हेडिंग को अगर आप पढ़ते हो तो काफी आसान हो जाता है, सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो आसानी से। उसी तरह से जैसे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट है जिनका पेपर जो है 2 से 5 बजे होगा, और उसी तरह से जो पूरक वाले हैं उनका 10 बजे से 1 बजे तक होगा। जेएनएम वाले जो स्टूडेंट है उनका भी इसी तरह से होगा। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आराम से जाइए, एग्जाम बढ़िया हो जाएगा और बढ़िया से पेपर लिख करके आइए। कोई अगर दिक्कत होती है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तुरंत आपके कमेंट को पढ़ करके आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट की तो डी फार्मा फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इनका भी पेपर जो है आज ही 2 बजे से 5 बजे तक का है, और जो पूरक स्टूडेंट है उनका 10 बजे से 1 बजे तक पेपर होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप। और आज का जो पेपर है, आज 1 नवंबर को जो आपका पेपर है वो है रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद एवं व्यवहार आयुर्वेद। तो रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का पेपर है। और फिर से मैं टाइमिंग लिख दे रहा हूँ कि 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका पेपर होगा। तो पहले तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्वेश्चन पेपर लिया 2022 जून 2022 का रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का, जिसमें क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जा गए हैं कि जो आप अगर चाहें, अगर आपने एक दिन भी क्लास नहीं किया हुआ है तो आसानी से अपने शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो संस्कृत में आते हैं वही फंसते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में यही चीज बताता हूँ। आप अगर बस एक बार समझ जाए तो फिर आसानी से लिख सकते हैं। इसमें सिलेबस भी मैं लिया हुआ हूँ और सिलेबस के अनुसार भी अगर मैं बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, रुग्ण परिचर्या। रुग्ण परिचर्या, तो रुग्ण परिचर्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझने की बात है। तो रुग्ण परिचर्या का मतलब, रुग्ण का मतलब हम रोगी कह सकते हैं या रोगी की देखभाल कह सकते हैं। रोगी की देखभाल, परिचर्या का मतलब देखभाल। जैसे परिचारिकाएं, नर्सें जो होती हैं रोगियों की देखभाल करती हैं, उसे ही हम रुग्ण परिचर्या कह सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली यही चीज से क्वेश्चन पूछेगा, इसी टॉपिक से पूछेगा। रुग्ण परिचर्या मतलब रोगी की देखभाल कैसे करनी है, और व्यवहार आयुर्वेद मतलब अगर आप उनसे इलाज करने के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो आयुर्वेद को किस तरह से उनके ऊपर लागू करेंगे, कौन कौन सी आयुर्वेद की जो दवाइयां औषधियां उनको प्रयोग में करेंगे। जैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस चीज को मैं बता दूं। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सिंपली दिया परिचारक के गुण और कर्तव्य, तो आसान है। इस तरह से अगर आ जाए कि परिचारक के गुण और कर्तव्य लिखिए या कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, कर्तव्यों का वर्णन करें। अगर क्वेश्चन आ जाता है परिचारक के गुण और कर्तव्यों का वर्णन करें, सपोज दैट आपने एक दिन भी क्लास नहीं की है और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको यही मिल जाता है कि परिचारक के गुण और कर्तव्यों का वर्णन करें, तो आपको बस ध्यान से एक चीज दिमाग में रख लेना है, परिचारक का मतलब वही जो फार्मासिस्ट है वो परिचारक हो गया, और वह एक तरह से कंपाउंडर को भी परिचारक कहते हैं या फार्मासिस्ट समझ लीजिए। आप अपने हिसाब से अपने को उस जगह पे रख करके अगर सोचेंगे तो बढ़िया से आंसर लिख सकते हैं। तो परिचारक के गुण क्या है, तो परिचारक का गुण सबसे बड़ा गुण ये होता है कि चिकित्सक, जो डॉक्टर जो सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन वगैरह या दवाइयों के बारे में बताता है, उसको पेशेंट को टाइमली सारी चीजों को फॉलो कराना, परहेज आदि को बताना। और अगर डॉक्टर के बताए हुए अनुसार अगर आप पेशेंट को सारी चीजें बताते हैं, समय से दवा वगैरह देते हैं, परहेज करने के लिए बताते हैं, तो पेशेंट जो है अच्छी तरीके से सही समय से ठीक हो जाता है। तो एक आदर्श परिचारक के ये गुण हो जाते हैं। बहुत सारे गुण हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से सोच करके लिख सकते हैं। कोई महंगी दवा पेशेंट को लाने के लिए या खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। ज्यादातर जांचें इतनी जो जरूरी नहीं है उनको नहीं करने के लिए बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके गुण में आ रही है। मैं सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ किस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर अपना।
कर्तव्यों, और फिर कह रहे हैं कि उनके कर्तव्यों का वर्णन करें। तो उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, मतलब कि एक फार्मासिस्ट या एक कंपाउंडर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। डॉक्टर नहीं है, अगर आपको पेशेंट की तकलीफ या दिक्कत या बीमारी समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से भी उसकी परिचर्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आ जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। फिर इस तरह से भी हो सकता है, परिचारक का व्यवहार भी पूछ सकता है। परिचारक का व्यवहार, परिचारक का व्यवहार। तो अगर इस पे इससे तरह ज्यादातर तो इससे आपको बस शॉर्ट नोट ही मिलेगा। परिचारक के व्यवहार पे बस शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग में आंसर नहीं आएगा। तो अगर शॉर्ट नोट आएगा तो बस आप यही सोच करके लिखेंगे कि परिचारक जो फार्मासिस्ट है या कंपाउंडर है वो किस तरह से पेशेंट से व्यवहार करेगा। तो सिंपली अपने घर के जो सगे संबंधी हैं उस तरह से पेशेंट को जान करके जब आप उनसे व्यवहार करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनको दवाइयां देंगे, तो वो माना जाएगा कि आप एक तरह से थ्योरेटिकल और अपने मेडिकल बेस पे आधारित होकर के उसका जवाब दे रहे हैं। तो कभी भी पेशेंट से घर जैसा व्यवहार करना चाहिए, घरेलू सगे संबंधी जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस चीज को सोच करके आप आसानी से इस पर लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। उसी तरह से परिचारक का वैद्य या रोगी तथा रोगी के कुटुंबियों के प्रति कर्तव्य, वही चीज है, बड़ा आएगा तो यही आ जाएगी। परिचारक का व्यवहार रोगी तथा रोगी के सगे संबंधियों के प्रति कैसा होना चाहिए, इस पे एक प्रकाश डालिए, विस्तृत रूप से लिखिए। तो आपको बढ़िया से लिखना है कि कैसे आप उनसे व्यवहार करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे उनको सारी चीजों को समझाएंगे। तो ये सारी चीजें आप हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका परिचर्या से, रुग्ण परिचर्या से। फिर उसी तरह से और आगे जाएंगे तो उसमें और सारे क्वेश्चन है। जैसे शैया क्या है, तो शैया का मतलब बेड, मतलब कि बेड मतलब बिस्तर। जो हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के बेड होते हैं, किस रोगी के लिए कैसे बेड होते हैं। फिर उसी तरह से शैया तैयार करने के लिए पूछा जाएगा, शैया तैयार कैसे करते हैं। तो शैया मतलब बिस्तर कैसे बनाते हैं, तो रोगी के अनुसार हम बिस्तर बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे वो अपने शब्दों में, आसान शब्दों में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कितने प्रकार के शैया होते हैं, बेड कितने प्रकार के होते हैं, शैया का प्रकार बताना। तो ये भी रोगी की परिचर्या के हिसाब से बेड भी कई तरह के हो सकते हैं। फिर उसी तरह से कह रहा है क्वेश्चन, अभी बेड में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। शैयावरण पूछ रहा है, शैयावरण क्या होता है। तो शैयावरण मतलब बेड पे जो रोगी लेटे रहते हैं, वो बेड पे लेटे लेटे उनके पीठ में या शरीर पे फोड़े हो जाते हैं, तो उसी को शैयावरण कहते हैं। इसकी देखरेख या चिकित्सा कैसी करी जानी है, या इसका प्रतिरोध कैसे करेंगे। प्रतिरोध का मतलब कि इनको हम रोकेंगे कैसे, शैयावरण ना हो उसके लिए कैसे रोकेंगे। तो रोगी को करवट बदलवा करके पीठ की सफाई होनी चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए ट्रीटमेंट में। और ज्यादातर बिस्तर पे अगर है एक ही करवट पे लेटने से अगर मनाही नहीं कर पा रहा है तो उसकी समय समय पर पीठ को बढ़िया तरीके से मेडिकेटेड सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से रोगी का रिपोर्ट लिखना, रोगी की रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, रोगी का रिपोर्ट लिखना। आप एक बार मेरे कहने पे अगर आपके पास फाइनल ईयर का अगर सिलेबस है तो रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का सिलेबस एक बार उठाइए और एक बार पूरा सिलेबस पढ़ जाइए। आशा करता हूं कि पूरे जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो उसमें लगभग 50 से 60% क्वेश्चन या सिलेबस आपको पढ़ करके ऐसा लगेगा कि नहीं हम आंसर दे सकते हैं। और अपने शब्दों में बढ़िया से कॉपी भर के आइए, लिख करके आइए, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क उठेंगे। और परेशान होने की जरूरत नहीं, राइटिंग अच्छी है, मात्रा अच्छा है तो फेल नहीं होंगे, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इस पे आधारित है। पूरा सिलेबस अगर मैं समझाऊं तो टाइमिंग भी बहुत ज्यादा लगेगी और आपके पास समय कम है, पूरा सिलेबस मैं नहीं समझा सकता हूं। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप हैं आप कंफ्यूज ना हो और आसानी तरीके से समझ जाएं कि आपको किस तरह से कम समय में कैसे अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेना है और कैसे आंसर दे देना है। तो इस हिसाब से आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन है आपका वाष्प स्नान है, स्वेदन क्रिया है, उपनाम शेक है, गर्म पानी की बोतल है, सब आसान है। आप चाहें तो पढ़ करके आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर अभ्यंग है, मालिश की विधियां हैं, शल्य रोगियों की मालिश द्वारा चिकित्सा का स्रोत है। तो इस तरह से क्वेश्चन आने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। रोगी शैया संबंधी उपकरणों का ज्ञान है,
रोगी विवरण पत्र की पूर्ति है, रोगी के विषय में रिपोर्ट लिखना है, शरीर का ताप, श्वास क्रिया, मल मूत्र, कफ, वमन, त्वचा तथा मानसिक अवस्थाएं, चेष्टाएं आदि का निरीक्षण करना, रिपोर्ट बनाना, मल मूत्र तथा थूक को परीक्षा के लिए भेजने की विधि, तो वो लैब से रिलेटेड है। मल मूत्र थूक, मल मूत्र थूक को प्रयोगशाला में भेजने की विधि। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कभी ना कभी आप टेस्ट कराने गए होंगे, तो आपका सैंपल जैसे कलेक्ट किया जाता है तो आसान है, उस प्रक्रिया को बस आप यहाँ पे लिख देंगे तब भी आपका आंसर का मार्क मिलेगा, आपको बढ़िया क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार अपना सिलेबस पढ़िए और फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप बढ़िया से इसको लिख पाएंगे और बढ़िया राइटिंग में आप एग्जाम करके आइए, लिख करके आइए। और 100% मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बढ़िया से लिख के आते हैं, पॉइंट वाइज आंसर देते हैं, तो आप फेल नहीं होंगे, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए आप बात करते हैं जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट की, बात करते हैं जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट की। जीएनएम थर्ड ईयर मतलब कि सेशन 2019 और 20 के स्टूडेंट जो हैं उनकी बात करते हैं। इनका भी आज पेपर है, मतलब कि 1 नवंबर को इनका भी पेपर है और 2 बजे से 5 बजे ही पेपर इनका खत्म होगा। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, फ्रेश कह रहे हैं जो पूरक वाले हैं, मतलब कि जिनका बैक पेपर लगा है उनका 10 से 1 बजे तक पेपर होगा। और इनका जो पेपर है सामान्य परिचर्या का, सामान्य परिचर्या। तो सामान्य परिचर्या में भी सेम, जैसा कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे स्टार्ट से तो आपको समझ में आएगा रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद जैसे हमने बताया है, उसी तरह से इसमें रुग्ण परिचर्या से ही रिलेट करके अगर देखें तो परिचर्या का मतलब रोगी की देखभाल, और कैसी देखभाल करनी है आपको, सामान्य देखभाल। तो मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है, मैंने सिलेबस लिया हुआ और सामान्य परिचर्या का ही सिलेबस है। आप एक बार बैठ करके घर पे अगर सिलेबस पढ़ें तो आप अगर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं और किस तरह से आंसर लिखना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यानपूर्वक आप एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा। मैं सिलेबस को समझा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं उस चीज को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो सके, प्राचीन भारत में प्रचलित उपचार पद्धति का परिचय दीजिए। प्राचीन भारत में प्रचलित उपचार पद्धति का परिचय। तो प्राचीन भारत में जो उपचार पद्धति जो प्रचलित थी वो कौन कौन सी उपचार पद्धति थी, तो आपको दिमाग में ये रखना है प्राचीन भारत में मतलब कि पुराने भारत में, आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहा, पुराने भारत में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। तो आप अगर चाहें तो हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, हेडिंग अगर बन जाएगा तो आंसर बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा ये पुरानी चिकित्सा है, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर आधारित और प्रकृति के बीच में आकर के ये चिकित्सा की जाती थी। उसी तरह से दूसरा है योग और साधना के द्वारा चिकित्सा, योग साधना। फिर उसी तरह से आपको पता है कि आपका जो आयुर्वेद है बहुत पुराना है, आयुर्वेदिक चिकित्सा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आप हेडिंग अगर बन जाएगा आपका तो सब में अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं और इस तरह से आप चाहें तो आसानी से लिख सकते हो और बढ़िया नंबर पा सकते हो। तो प्राचीन भारत में प्रचलित उपचार पद्धति का परिचय देने के लिए आपको चिकित्सा पद्धति जो पहले प्राचीन भारत में प्रयोग में ली जाती थी उस चिकित्सा पद्धति के ऊपर आपको कुछ चीजें लिख देनी है और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग भी पूछेगा तब भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट पूछेगा तब भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से आप देखें तो एक और टॉपिक है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर बोला जाए आयुर्वेद में उपचार का मतलब गुणवान उपस्थाता के लक्षण। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका गुणवान उपस्थाता के लक्षण। ये टॉपिक है एक तरह से, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। गुणवान उपस्थाता, गुणवान उपस्थाता के लक्षण पूछ रहा है, गुणवान उपस्थाता के लक्षण।
तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उपस्थाता क्या है, कि जब ऐसे वर्ड आते हैं तभी फंसते हैं आप। तो उपस्थाता का मतलब डॉक्टर या चिकित्सक कह सकते हैं, चिकित्सक। तो मतलब एक अब हम आगे नहीं बताएंगे, बस दिमाग में रखिएगा कि गुणवान बोल रहा है तो अच्छा डॉक्टर समझ करके आप अपने हिसाब से अगर अपने शब्दों में लिखेंगे तब। टाइम कम है इसलिए मैं टॉपिक को इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अपने शब्दों में जाके एग्जाम में लिखे, कोई हेल्प नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। तो गुणवान उपस्थाता मतलब कि गुणवान चिकित्सक के क्या क्या लक्षण होता है, अच्छा डॉक्टर अगर है तो क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर, आप ये सोच करके आप उसको लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से सेम जो है आपको फिर आगे जो भी क्वेश्चन करने हैं वो इस तरह से ही होंगे, या आपको आंसर लिखना क्या है ये चीजें ना समझ में आए। अब देखिए आगे फिर है रोगी का प्रवेश। तो रोगी का प्रवेश मतलब कहाँ, आतुरालय, आतुरालय में, आतुरालय मतलब हॉस्पिटल में, आतुरालय मतलब हॉस्पिटल में, तो रोगी का प्रवेश हॉस्पिटल। फिर अगर देखेंगे तो उसी तरह से क्वेश्चन है आपका, फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रोगी का प्रवेश आतुरालय में कैसे करेंगे। तो आतुरालय मतलब हॉस्पिटल में अगर रोगी को एडमिट करना है तो किस तरह से रोगी को एडमिट कराएंगे, कैसे उसको एडमिट किया जाएगा, कौन से रोगी को एडमिट करेंगे, कौन से रोगी को नहीं एडमिट करेंगे, किसको डिस्चार्ज करेंगे, प्रतिग्रहण किसका होगा, किसको नहीं रखा जाएगा और किसको रेफर कर दिया जाए, किसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। इस तरह से भी अगर सोच करके आप आंसर लिखेंगे तो बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका शैया। जैसा कि आपने रूढ़ परिचर्या में देखा कि मैंने बेड के बारे में बताया था, उसी तरह से इसमें भी है। बेड किसे कहते हैं, शैया किसे कहते हैं, शैया कितने प्रकार की होती है, शैया प्रबंधन क्या है, शैया व्रण मतलब अगर पीठ में फोड़े या बेड में सोते सोते अगर फोड़े हो जाते हैं तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, कैसे उसको होने से रोकेंगे। इस तरह से आप अपने शब्दों में आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। बच्चों की रक्षा, तो बच्चों की रक्षा मतलब अगर कोई बाह्य परजीवी है, मतलब कि मच्छर है, मक्खी है, वो अगर बच्चे को परेशान करते हैं तो उनको काटने से बच्चे को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना, या बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण कराना। उसी तरह से अगर बच्चे को दुग्धपान कराना है तो हॉस्पिटल में किस तरह से दुग्धपान की व्यवस्था है, और माँ का जो दुग्ध है अगर बच्चे को पिलाते हैं तो कितने समय तक पिलाएंगे या कितने वर्ष तक पिलाया जाएगा जिससे बच्चा कुपोषण से बच जाएगा। तो इस तरह से बच्चे की रक्षा आप लिख सकते हो, इस तरह से बेस्ट होगा आंसर आपका। रोगी की शांति और गुप्तता मतलब कि सबसे जरूरी है पेशेंट को शांत माहौल देना। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट अच्छी नींद लेता है तो वो जल्दी क्योर कर जाएगा, जल्दी कवर कर जाता है, बॉडी उसकी जल्दी कवर कर जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसको मिलती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से रोगी की शांति के लिए आप क्या व्यवस्था करते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरह से आएंगे क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तापक्रम नापने के लिए किस तरह से आप व्यवस्था करोगे, पल्स रेट कैसे चेक करेंगे, थर्मामीटर का प्रयोग कैसे करेंगे, संरचना भी पूछा जा सकता है, फिगर बनाने के लिए आ सकता है, इस तरह भी बना सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आधारित आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं, उत्तर जरूर देता हूं। तो आप क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके आज के एग्जाम के लिए, और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है प्रश्नों का उत्तर देना। अगर अपने शब्दों में लिखेंगे, बढ़िया राइटिंग है, मात्रा सही है, कॉपी अगर भर देते हैं और पॉइंट वाइज आंसर होता है तो बढ़िया नंबर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को उन तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों का नुकसान न हो और सारी चीजें उन्हें समझ में आए और वो भी कुछ अच्छा कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।